हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। रात के अंधेरे की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हाईवे पे ही घटती हैं। बहुत लोगों को इनके बारे में पता भी रहता है और ये घटना वही बताते हैं जिनके साथ ये घटना घटी होती है। ट्रक ड्राइवर्स के साथ सुनसान रास्ते में अंधेरे में चलने वाली वो ट्रकें अपने साथ कई कहानियों को लेकर जाती है। उन्हीं में से कुछ कहानियां आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी कहानियां मुझे रेडिट से मिली हैं और एक कहानी मुझे खुद मेरे व्यूअर ने भेजी है। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक 28 साल के ट्रक ड्राइवर विलियम के साथ घटी है। घटना कनाडा की है और अब आगे की घटना मैं आपको विलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम विलियम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना मेरे साथ 2003 में कनाडा के जंगलों के पास के एक हाईवे पे ही घटी थी। बहुत ही अजीब सी घटना थी। हालांकि इस घटना को मेरे कई ट्रक ड्राइवरों के मुंह से भी मैं सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन मुझे विश्वास होना तब से चालू हुआ जब खुद मेरे साथ ये घटना घटी। कहते थे कि उस हाईवे पे लोगों को कुछ बच्चे टहलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से ट्रक के सामने आ जाते हैं और कुछ तो उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं। ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार तो कई ट्रक्स का एक्सीडेंट भी उन्हीं बच्चों के चक्कर में हुआ है। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर तहकीकात करते हैं, एक्सीडेंट वाले ट्रक को जाके चेक करते हैं, तो वहां पे उन बच्चों का कोई भी सबूत नहीं मिलता। ट्रक के फुटेज कैम पे भी कोई भी वीडियो नहीं आती है जिससे यह साबित हो सके कि वहां पर अजीब से बच्चे टहला करते हैं। ये घटनाएं अक्सर रात में ही होती हैं। वहां पर आने जाने वाली ट्रकों के साथ अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। रात के वक्त वहां पर ट्रकों का आना जाना बढ़ जाता है क्योंकि वो रोड हैवी व्हीकल्स और ट्रक के लिए ही है। लेकिन पता नहीं क्यों वहां पर ही ये अजीब सी घटनाएं होती हैं। कई बार छोटी प्राइवेट कार्स भी वहां से निकली हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी ये घटना नहीं हुई। इसका शायद ये भी वजह हो सकती है कि प्राइवेट कार्स वहां से बहुत ही कम निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो 2 से 3 के ग्रुप में। लेकिन ट्रकें हमेशा अकेले चलती रहती हैं रात के अंधेरे में। बड़ी ट्रक, छोटी ट्रक, जिनका कोई सही समय नहीं होता, उन्हें जब काम मिलता है वो अपने सामान को डिलीवर करने के लिए निकल जाती हैं। जैसे मुझे काम मिला था कुछ एंटीक्स चीज़ें पहुंचाने का एक शॉप में, जो कि मैं एक फैक्ट्री से लेके कनाडा के उसी हाईवे से होते हुए जा रहा था। कहने को तो वो हाईवे काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, लेकिन उस वक्त जब मैं ट्रक लेकर जा रहा था तो वहां पर मेरे साथ 2 ट्रक्स और थी जो कि काफ़ी धीमी धीमी स्पीड में जा रही थी। दरअसल वो हाईवे थोड़ा सा पहाड़ियों की ऊंचाई पर बना हुआ था, तो ट्रकों की स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं थी। मेरी जो ट्रक थी वो एक छोटे व्हीकल की लो ट्रक थी जिसमें ज़्यादा सामान नहीं था, बस कुछ एंटीक पीसेस थे जिनको मुझे बहुत ही सावधानी से ले जाना था। लेकिन फिर भी मेरी स्पीड उस ट्रक की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा तेज थी। मैं उस ट्रक को ओवरटेक करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसके आगे लेकर चला गया था। मेरी स्पीड उस ट्रक से थोड़ी सी ज़्यादा तेज थी और वो एक हैवी व्हीकल का ट्रक था, तो इतनी चढ़ाई में वे इतना तेजी से चल भी नहीं सकता था। इसलिए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रक पीछे गायब हो चुकी थी। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़कर चला आया था। हाईवे के उस सुनसान रास्ते पर जब मैं पहुंचा जहां पर अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं, तो मैं उन घटनाओं के बारे में और उस रास्ते के बारे में तो भूल ही गया था। मैं उसी रास्ते पर था, एकदम अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रोड की कंडीशन तो ठीक थी, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ों से भरा हुआ जंगल। मैं उन्हीं जंगली पहाड़ों के रास्ते से होते हुए सामान को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कई किलोमीटर तक मेरी एक ट्रक थी जो कि उस सुनसान हाईवे पे चलती जा रही थी। अब ऊंचाई थोड़ी सी खत्म हो चुकी थी और मेरी ट्रक एकदम सीधे चल रही थी, जिसकी वजह से स्पीड हल्की सी और बढ़ गई। मैंने ट्रक के म्यूजिक को थोड़ा सा तेज किया। दूर तक देखा तो सब कुछ एकदम सुनसान था, तो मैं ट्रक को और तेजी से चलाने लगा। म्यूजिक थोड़ा सा लाउड था और ट्रक की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी। मैं ट्रक को चला ही रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं, मेरे ट्रक के साइड मिरर से आई थी। जब मैंने साइड की तरफ देखा तो कांच पर एक हाथ था, एक बच्चे का हाथ, जो कि काफ़ी छोटा सा हाथ था। उस हाथ को देख के लग रहा था कि उस बच्चे की उम्र शायद 10 से 11 साल के बीच की होगी। वो सिर्फ एक हाथ था
जो साइड से आके मेरे कांच को बार बार नॉक कर रहा था। ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा थी। वो बच्चा ऐसा था कि जैसे मेरी ट्रक से चिपका हो, लेकिन मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हाथ का ही हिस्सा था। ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने तुरंत ट्रक को ब्रेक मारा। ट्रक काफी ज्यादा स्पीड में थी, लेकिन जितनी तेजी से हो सके मैंने ब्रेक मारा। इतनी तेजी से ब्रेक मारने के बाद भी पीछे एंटिक का जो सामान था उसे कोई भी डैमेज नहीं आया, क्योंकि अंदर वो काफी मजबूती से बंधा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसमें कुछ ना कुछ डैमेज तो जरूर आया है। मैंने तुरंत ट्रक को रोकने के बाद वहां से नीचे उतरा। चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे वो बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ट्रक के पीछे जाकर देखा तो सामान एकदम सेफली टाइट से बंधा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यह भी घूम रहा था कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ। फिर मेरे दिमाग में वो बात आई, उन घटनाओं के बारे में सोचने लगा जो कि इसी हाईवे पर हुई हैं, उन बच्चों के देखे जाने की घटना। मैं समझ गया था कि ये सब सच है, ये मेरा कोई वहम नहीं है। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था, हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं तुरंत ट्रक के अंदर बैठा उसे स्टार्ट किया और चलाने लगा। तभी मुझे वो दिखाई दिए, वही बच्चे जिनके बारे में मैं अक्सर सुनता आया हूँ। मेरे ट्रक के जस्ट सामने बैठे हुए थे, रोड के बीचों बीच मेरी तरफ पीट करके 4 बच्चे। उनको मैंने साफ साफ देखा। सबने अजीब अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे थे। वो वहीं पर ही बैठे रहे। मैं भी अपनी जगह से नहीं हिला और ना ही वो अपनी जगह से हिले। मैंने हॉर्न बजाया। मेरे ट्रक के हॉर्न की आवाज पूरे हाईवे पे गूंज रही थी, लेकिन वो लोग नहीं हट रहे थे। मैं ये इंतजार कर रहा था कि वो ट्रक जो मेरे पीछे छूट गई है वो किसी तरह आगे आ जाए तो मैं उसके पीछे पीछे अपने ट्रक को ले जाऊं। लेकिन कमबख्त वो ट्रक भी आगे नहीं आ रही थी। मैं काफी ज्यादा इंतजार कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक से नीचे उतरूं, और वो बच्चे भी हट नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो सच में इंसान के बच्चे थे या फिर वही जिनको मैं समझ रहा था। मैंने फिर ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने लगा। वो बच्चे फिर भी नहीं हटे और फिर मैंने दोबारा ट्रक को रोक दिया और उनके हटने का इंतजार करने लगा। मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। मैं करीबन 15 से 20 मिनट तक वहीं पर ही खड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि पीछे से वही ट्रक जिसको मैं छोड़कर आया था पहले, वो अब धीरे धीरे आगे आ रहा है। मेरा ट्रक साइड में ही था। मुझे लगा कि वो जैसे ही मुझे ओवरटेक करेगा मैं भी अपना ट्रक उसी के पीछे बढ़ा लूंगा, लेकिन उसने अपनी लेन चेंज ही नहीं की। उसने अपनी ट्रक को आगे मेरे ट्रक के पीछे ही खड़ा कर दिया और लगातार हॉर्न बजाने लगा। मैं ट्रक से नीचे नहीं उतर सकता था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक से नीचे उतरूं, क्योंकि वो बच्चे सामने ही बैठे हुए थे। मैं लगातार उन्हें देखते जा रहा था। तभी मेरे ट्रक के दरवाजे पर जोर से किसी ने हाथ मारा। मेरा ध्यान उन बच्चों की तरफ से हट गया और दोबारा मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो कोई और नहीं, वही ट्रक ड्राइवर था जिसकी ट्रक मेरे ट्रक के जस्ट पीछे ही खड़ी थी। उसने मुझसे बोला कि मैं ट्रक को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं। उसे क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं बस उसे घूर रहा था, जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने मुझे 2-3 बार आवाज लगाई कि आखिर मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा हूं, और फिर मैं बोला। मैं सामने की तरफ देखने लगा और वो चारों के चारों बच्चे गायब हो गए थे। मैं देख के आगे की तरफ हैरान हो गया था कि आखिर वो गए कहां, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार उस ट्रक ड्राइवर को देख रहा था और आगे की तरफ देख रहा था। वो भी मेरे ट्रक के आगे देख रहा था और रास्ता एकदम खाली और सुनसान था। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर रुका क्यों, ट्रक को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ। वो ट्रक की लेन चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग एक हाईवे पर थे। दूसरी तरफ से अगर कोई भी स्पीड में आ रहा होता तो हादसा हो जाता, इसलिए हम लोग एक ही लेन पर खड़े थे। मैंने उसे बताया कि वहां पर सामने कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। शायद वो भी इन सब घटनाओं को नहीं मानता हो। उसने मुझसे कहा कि उसे काफी देर हो रही और अब मुझे ट्रक चलाना चाहिए। मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस चुपचाप बैठा हुआ था। ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे ट्रक को चलाया। करीबन आधे किलोमीटर तक मैं ट्रक को चुपचाप चलाता रहा और वो ट्रक मेरे पीछे ही आ रही थी। तभी अचानक से वो बच्चे फिर से मेरी ट्रक के सामने आ गए और मैंने तुरंत ब्रेक मारा। वो शायद बच्चे मेरे ट्रक के नीचे कुचल भी गए थे। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हादसा मुझे हूबहू वैसा ही दिखा। मैंने इतनी जोर से ट्रक का ब्रेक मारा कि पीछे वाली ट्रक मेरे ट्रक से बस कुछ ही दूरी पर आके रुकी।
अगर वो पिछले ट्रक ड्राइवर सही टाइम पर ब्रेक न मारता तो शायद हम दोनों की ट्रक आपस में लड़ जाती। लेकिन मेरी और उसकी दोनों की किस्मत अच्छी थी कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। वो फिर से गुस्से में नीचे उतरा। उसके साथ उसका एक पार्टनर भी था जो कि उसी ट्रक में बैठा हुआ था। वो दोनों आकर मुझसे गुस्से में बात करने लगे। उन्हें लगा कि मैंने किसी तरीके का कोई नशा किया हुआ है। उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के मुझे ट्रक से तुरंत नीचे उतारा और मुझे चेक करने लगे। हालांकि मेरे पास कोई भी नशीला पदार्थ नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतनी बेतुकी ढंग से ट्रक को क्यों चला रहा हूँ, तो मैंने उन्हें बताया मुझे जो कुछ भी दिख रहा था। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और वहीं पर ही खड़े खड़े हाईवे की पुलिस को कॉल कर दिया, जो कि करीबन 10 से 15 मिनट में तुरंत हमारे पास आ गई। उन्होंने मेरी हरकतें उन पुलिस वालों को बताई। मैं अपनी बात को समझा रहा था। पुलिस वालों ने यह भी चेक किया कि मैंने किसी तरीके का कोई नशा किया है या नहीं, लेकिन मेरे शरीर में किसी तरीके का कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया गया था, क्योंकि मैंने किसी तरीके का कोई नशा किया ही नहीं था। उसके बाद पुलिस वालों ने यह चेक किया कि शायद मैं थक गया हूं या मुझे नींद आ रही है। मैंने भी इसी तरीके का बहाना बनाया, क्योंकि मुझे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल नहीं करवाना था। इसलिए मैंने अपने ट्रक को दूसरे ट्रक ड्राइवर को दिया और फिर मेरा ट्रक और वो दूसरा ट्रक और उसके पीछे पुलिस वाले साथ साथ आगे फ्यूल पंप तक जा रहे थे ताकि मैं कुछ देर आराम कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने जो कुछ भी देखा मैं उसके बारे में किसी को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास हो गया था कि वो घटना जो कि मुझे बताई गई थी वो एकदम सच थी, और हो ना हो वो जो एक्सीडेंट उस हाईवे पर हो रहे थे वो उन्हीं 4 बच्चों की वजह से हो रहे थे जो कि रात में आते जाते ट्रक ड्राइवर्स को दिखाई देते हैं। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, वरना ये घटना बताने के लिए शायद मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना विजय नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी और ये घटना मेरे ही एक व्यूअर ने भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको विजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये घटना विजय के साथ घटी थी। इस घटना को भेजने वाले व्यक्ति का नाम सत्यम है। और ये घटना शुरुआत में मैं आपको सत्यम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और उसके बाद जिनके साथ ये घटना घटी है विजय जी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सत्यम है। मोहन मेरा दोस्त है। हम लोग झारखंड के ही एक गांव के रहने वाले हैं। मोहन के पापा एक ट्रक ड्राइवर थे। घटना 2006 की है। उस टाइम हम दोनों की उम्र यही करीबन 8 या 9 वर्ष की होगी। मोहन के पिताजी के साथ जहां पर यह घटना घटी थी वो जगह ढंग से तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब मोहन से मेरी बातचीत नहीं होती है। इस घटना के 2 से 3 साल बाद वो लोग गांव को छोड़ के कहीं चले गए थे। मैं भी छोटा था। उसके बाद मोहन कहाँ पे है, उसके पिताजी अब क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसा कि मैंने बताया कि उसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि हर दूसरे या तीसरे दिन बाद ट्रक चला के घर आया करते थे। काफ़ी लॉन्ग रूट की ट्रकें चलाया करते थे वो। मुझे याद है जब भी उसके पिताजी 3 से 4 दिन बाद घर आते थे तो उसके लिए ढेर सारी खाने की चीज़ें और खिलौने लेकर आते थे, जिसमें मैं भी खूब ज़्यादा इंजॉय करता था। मैं और मोहन दोस्त थे। एक बार उसके पिताजी शायद बिहार या फिर कहीं गए हुए थे ट्रक के सामान की कोई डिलीवरी करने के लिए। आमतौर पे वो 2 से 3 दिन में वापस आ जाते हैं, या कभी कभी वो इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम 4 दिन, उसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं, या फिर अपने घर में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनको आने में वक्त लगेगा। लेकिन इस बार उनके पिताजी को आए हुए 6 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। किसी का कोई भी फ़ोन नहीं आया था। ट्रक के मालिक से भी ढंग से बात नहीं हो पा रही थी। वो अपने आने जाने की खबर किसी को दिया नहीं करते थे। मोहन की माताजी ने इसके बारे में मेरे पिताजी से भी बात की थी। वो भी जाके ट्रक वाले से पूछ रहे थे। उनको भी ढंग से ये भी नहीं पता था कि मोहन के पिताजी आखिर किस ट्रक की कंपनी के लिए और किसके लिए काम किया करते थे। उनको गए हुए करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे और सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मोहन की माताजी का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। किसी तरह गांव के कुछ लोग शहर के उसी जगह पर गए जहां पर सुना हुआ था कि मोहन के पिताजी जाया करते हैं। वहां पर कई ढेर सारे ट्रक के मालिक थे। हर एक दुकान पर जाके पता किया तो पता चला कि मोहन किसी बाबूलाल नाम के ट्रक वाले के लिए ट्रक चलाया करते थे। जब बाबूलाल से बात हुई तो बाबूलाल ने बताया कि मोहन उनका ट्रक लिए हुए करीबन 1 हफ्ते से जा चुका है और उनसे किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।
इस बात पे हम लोग गुस्सा भी हुए थे कि आखिर मोहन के परिवार वालों को उन्होंने खबर क्यों नहीं दी। लेकिन उस ट्रक मालिक को अपने ट्रक की ज्यादा चिंता थी। उनके पिताजी को बहुत ढूंढा गया, लेकिन काफी दिनों तक उनका कोई भी पता नहीं चला। फिर अचानक से 15 से 20 दिन बाद उनके पिताजी खुद घर वापस आ गए थे। उस समय उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हाथ पैर पर पट्टियां चढ़ी हुई थी, सर पे पूरी तरीके से फट चुका था, पीठ पर टांके लगे हुए थे, जिससे यह पता चला कि उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वालों ने उन्हें ले जाके अस्पताल पहुंचाया था और किसी तरह सारी इंफॉर्मेशन पता चली। ट्रक के मालिक ने अपने ट्रक का तो इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो उसको तो सारा पैसा वापस मिल गया था, लेकिन उसने मोहन के पिताजी को किसी प्रकार का कोई भी पैसा इलाज के लिए नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी नौकरी भी छोड़ दी थी। जब मोहन के पिताजी घर आए तो वो काफी दिनों तक आराम करते रहे। उनसे किसी ने कोई भी बात नहीं की और ना ही कोई सवाल पूछा, लेकिन वो अजीब सा डरे रहते थे। उनकी आंखें खुली रहती थी। मोहन बताता था सोते वक्त भी वो अजीब सी हरकतें किया करते थे और बात किया करते थे। वो डरा करते थे। रात में कई बार तो वो ऐसे चौंक के उठे जैसे कि किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। उनके चौंक के उठने की वजह से उनके पीठ पर लगे हुए टांके अक्सर टूट भी जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार अस्पताल भी जाना पड़ता था। वो दृश्य जब मोहन मुझे बताता था तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। जैसे तैसे 1 महीने तक उनके पिताजी ने ढंग से किसी से बात नहीं की, और जब उनकी हालत थोड़ी सुधरना चालू हुई तो मोहन ने अपने पिताजी से बात की और जो कुछ भी अजीब सी घटना उनके पिताजी के साथ उस रात में घटी थी वो मोहन ने मुझे बताया। मोहन के पिताजी का नाम विजय था। तो अब आगे की घटना मैं आपको विजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मोरंग का पूरा एक ट्रक भरा हुआ था। मैं और मुक्ता दोनों लोग ट्रक को लेके उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां पे हमें मोरंग की डिलीवरी करनी थी। वजन काफी ज्यादा ट्रक में ज्यादा था। उस ट्रक की कैपेसिटी के हिसाब से वेट काफी ज्यादा था और ट्रक ओवरलोडेड भी था। हमने मालिक को यह बात बताई थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे पता था कि अगर कोई भी हादसा हुआ तो ट्रक डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्रक को काफी ज्यादा धीमे चला रहे थे। आधे रास्ता क्रॉस कर चुके थे और आधा रास्ता बाकी था। रात में मुक्ता को काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। हमारे पास पानी भी खत्म हो गया था। कहीं भी कोई गांव नहीं दिख रहा था और ना ही कोई हैंडपंप जिससे हम रोक के रास्ते में पानी ले लें। मुक्ता को भूख भी लग रही थी। शायद उस रास्ते में ढाबा अभी 5-6 किलोमीटर दूर था। हम पहले भी उस रास्ते से जा चुके थे। जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो ढाबा बंद था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगला ढाबा करीबन 15 किलोमीटर बाद पड़ता, लेकिन प्यास की वजह से मुक्ता की और मेरी भी हालत खराब हो रही थी। दरअसल हमारी पूरे पानी की बोतल रास्ते में ही कहीं गिर गई थी और हमें इस बात पर ध्यान भी नहीं था, और मुक्ता एक ही बोतल लेके आया था जो कि खत्म हो चुका था। हम धीरे धीरे ट्रक को चला रहे थे। एक हाईवे पे एक बड़े से पेड़ के पीछे हमें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जो कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी एकदम पेड़ के पीछे बनी हुई थी, 2 पेड़ों के पीछे। झोपड़ी काफी ज्यादा बड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी कि 5-6 आदमी उसमें आराम से रह सकते थे। लेकिन उसका दरवाजा बंद था, और उसका दरवाजा बड़ी बड़ी पत्तियों का बना हुआ था, जिसको कि बहुत ही आराम से हटाया जा सकता था। उसमें एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी, जिससे हल्की हल्की लैंटेन की रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उससे हम लोग ये अनुमान लगा लिए थे कि उस झोपड़ी में होना हो कोई है। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात थी। जंगल के बाहर पीहड़ में एक झोपड़ी जिसके अंदर लालटेन जल रही है, और दूर दूर तक कोई भी चीज नहीं थी। एक घर भी नहीं था। घर तो छोड़ो, पानी पीने के लिए कुआं भी नहीं था। आखिर वो वहां पर अकेले कैसे थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर, हमें इतनी प्यास लगी हुई थी कि हमने इतना दिमाग भी नहीं लगाया और चुपचाप ट्रक को रोक के मोहन से बोला कि जाके वहां से पानी लेकर आ जाए। हमारा गला इतना सूख चुका था कि हमारे गले से ढंग से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने ट्रक को उस झोपड़ी के जस्ट सामने ही रोका था। मैं ट्रक के अंदर बैठा हुआ था और मुक्ता नीचे उतर के जाके पानी लेने गया था। वो झोपड़ी के पास ही खड़ा था, पहले चारों तरफ देख रहा था। बुलाने की भी कोशिश किया, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला। शायद उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही थी, या फिर शायद वो हमें ढंग से सुन नहीं पा रहे थे। मैंने मुक्ता से कहा कि एक बार दरवाजे पे खटखटाओ। वो एक पतला पत्तों का दरवाजा था,
जिसको छूते ही वो तुरंत नीचे गिर गया। जब मैंने और मुक्ता ने अंदर की तरफ देखा तो हम लोग हैरान हो गए। अंदर 4 आदमी की लाशें पड़ी हुई थी, सड़ी, अजीब सी बदबू आ रही थी और लैंटेन अभी भी जल रही थी, जैसे कि उन्हें अभी कोई जला के गया हो। लेकिन उन लाशों को देख के लग रहा था कि वो करीबन 3 से 4 दिन तक वहीं पे ही पड़ी हुई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां आई कैसे। मुक्ता बहुत ज्यादा डर गया, जोर से चिल्लाने लगा और भागते हुए मेरी तरफ आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने मुक्ता से बोला कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। और फिर हम दोनों धीरे धीरे ट्रक की तरफ जा रहे थे। तभी एक अजीब सी घटना हुई। वो चारों लाशें जो कि उस कुटिया के अंदर पड़ी हुई थी, वो हिलने लगी। हम दोनों ने उसे साफ साफ देखा। वो हिल के उठ के अपने आप खड़ी हो गई और हम लोग ये देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। ये हमारा कोई वहम नहीं था, ना ही हम नशे में थे। ये सच में हमने देखा। वो चलते हुए हमारी तरफ आ रही थी। हमने अपने भागने की रफ्तार को बढ़ाया। हमें अपनी आंखों पे देखी गई चीज पर तो पहले विश्वास भी नहीं हो रहा था। हमें पहले लगा कि वो सारे के सारे जिंदा हैं, लेकिन वो अजीब सी हरकतें कर रहे थे, जैसे कि उनके अंदर अभी भी जान है, लेकिन उनका शरीर एकदम खत्म हो चुका है। ये चीज हमें देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। मैं और मुक्ता दोनों लोग भाग के ट्रक के अंदर जाके बैठ गए और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक जल्दी जल्दी में स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस समय हमारे ट्रक में चाबी का कोई सिस्टम नहीं था, चाबी खराब हो गई थी। तो हम लोग ट्रक के हैंडल से निकले हुए तार को एक दूसरे से जोड़ के ही ट्रक को स्टार्ट किया करते थे। वो ट्रक काफी ज्यादा पुरानी थी। ट्रक उस समय स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। ट्रक उस समय जल्दी स्टार्ट भी नहीं होती थी। एक बार बंद हो जाने के बाद उसे करीबन 30 से 40 सेकंड दोबारा स्टार्ट होने में लगता है। हम उस कुटिया से ज्यादा दूर नहीं थे, हाईवे जस्ट बगल में ही था। दरअसल वो एक हाईवे नहीं, एक छोटा सा रास्ता था जो कि आगे जाके हाईवे से जुड़ता था। हम लोग वहीं पर ही थे। हमने स्टार्ट करने की कोशिश की और करीबन 30 सेकंड बाद वो ट्रक स्टार्ट भी हो गया, लेकिन तब तक वो चारों के चारों लाशें हमारे ट्रक के पास पहुंच चुकी थी। हमने साफ साफ इस दृश्य को देखा। मैंने ट्रक को काफी ज्यादा जोर से भगाया, इतनी जोर से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं घबरा गया था बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से, और हड़बड़ी में मैंने जाके ट्रक को एक पेड़ से लड़ा दिया, जिसकी वजह से वो ट्रक हैवी लोड होने की वजह से तुरंत वहीं पर ही पलट गया। पूरी रोड ट्रक से निकली हुई मोरंग की वजह से ढक गई और हम दोनों ट्रक के नीचे दब गए थे। हम लोग वहां पर बहुत देर तक पड़े रहे थे। थोड़ी देर पहले और कुछ देर बाद मैं बेहोश भी हो गया था। हल्का फुल्का होश आया तो मुझे बस इतना ही याद था कि भीड़ बहुत ज्यादा जमा थी और मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा था। मेरे शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका था। उसके बाद मेरी आंखें अस्पताल में खुली। मुक्ता के भी हाथ पैर बुरी तरीके से टूट चुके थे। हमारे साथ क्या हुआ इस घटना के बारे में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया कि हमारी ट्रक पलट गई थी। उन लाशों के बारे में, उस कुटिया के बारे में हमने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमने किसी तरह पुलिस वालों को अपने मालिक तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए बोला था कि हमारी ट्रक पलट गई और वो बता दे, लेकिन उस वक्त इतनी मदद नहीं हो पाती थी। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि हम कहाँ थे। सरकारी अस्पताल में हमारा करीबन 5 से 6 दिन तक इलाज हुआ। फिर हमने कोशिश की, धीरे धीरे पैसा जमा किया, कुछ लोगों से उधार मांगा। अस्पताल में कुछ लोगों ने हमारी मदद भी की और किसी तरह हम लोग अपने घर आए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारे आधे पैसे चोरी हो चुके थे और आधे कहाँ थे हमें कुछ भी नहीं पता। हमें बस इस बात की खुशी थी कि हमारी जान बच गई और हम घर वापस आ गए। लेकिन इस हादसे के बाद हमने कभी भी ट्रक दोबारा नहीं चलाया और वो 4 लाशें सच में जिंदा होकर चलने लगी थी। और ये मैंने और मुक्ता, हम दोनों ने सच में देखा था, क्योंकि 2 लोग एक ही जैसा कोई वहम नहीं देख सकते थे। वो वहां पर कैसे पहुंची, उस रात वहां पर क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता, पर इस घटना का बताया गया एक एक शब्द सच है। जब मोहन ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। हालांकि मैं उसके पिता की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी घटना थी कि कैसे 4 लोग अपने आप उठ गए और उन दोनों का पीछा करने लगे। लेकिन जब मोहन ने यह बताया कि सेम चीज मुक्ता भी बता रहा है, जो कि उनके पिताजी का हेल्पर था, तो ये बात सबको मानने पर थोड़ी सी मजबूर करने लगी। आगे क्या हुआ, कैसे क्या घटना हुई, इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता,
लेकिन ये घटना जब मैंने मोहन के मुंह से सुनी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें भी होती हैं तो रात में अकेले ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो उसके पिताजी को ही पता है, लेकिन ये घटना मुझे तो सच लग रही है। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।